नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन वीकेंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली के जंतर मंतर और छात्रों के संसद घेराव के दौरान जमकर हिंसा के बाद भी एक बात साफ नजर आ रही थी कि छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार दबाव में है। हिंसा दोनों तरफ से हुई। छात्रों की आड़ में घुसे अराजक तत्वों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी निशाना बनाया गया। पुलिस वालों को भी पीटा गया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। असल में कई दिनों से मुद्दे की तलाश में भटक रहे विपक्ष के लिए यह बड़ा मौका साबित हुआ, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने की होड़ में विपक्षी नेताओं ने इस मौके को ही गंवा दिया। इस आंदोलन की सबसे पहले दिशा मोड़ दी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री आवास पर वो धरना देने चले गए। हालांकि पहले तो राहुल ने छात्रों के आंदोलन से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस आंदोलन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है तो राहुल गांधी ने इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बनाने की कोशिश की। पीएम आवास के घेराव का ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच भी गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने राहुल का आंदोलन को कमजोर करने का उन पर आरोप लगाया। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं ने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जगह हाजिरी लगाई गई। राहुल के मूव के बाद फोकस बट गया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन भी नहीं चलने दी। अच्छा तो यह होता कि विपक्ष सड़क पर पूरी तरह छात्रों के साथ खड़ा होता और संसद में सरकार को घेरने का बढ़िया प्लान बनाता, लेकिन विपक्ष के नेताओं का फोकस सिर्फ इस बात पर दिखा कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता छात्रों के सबसे बड़े हितैषी हैं, यह साबित कर दिया जाए। लाइन में बड़े बड़े दिग्गज लगे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर लेफ्ट राइट कोई नहीं बाकी रहा। यही वजह है कि ये प्रदर्शन के दौरान सड़क और फिर सदन में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद के सुर सुनाई दिए। मतलब साफ है, सरकार को घेरने का जो मौका मिला था विपक्ष को, उस पर वो चौका मारे। इससे पहले ही सरकार एक्टिव हो गई और सबसे पहले पीएम ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद 23 जुलाई की रात खुद पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों को भरोसा दिया कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद दो मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वांगचुंग का अनशन खत्म करवाने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी छात्रों से भी सरकार की सकारात्मक बातचीत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, छात्रों की दो मांगों पर सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। अब पेच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है। अगर सरकार ने इसे हल कर लिया तो सरकार फिर से फ्रंट फुट पर होगी और विपक्ष के हाथ आया एक मुद्दा फिर से हवा हो जाएगा। तो क्या अपना अपना करने के चक्कर में विपक्षी दलों ने एक बड़ा मौका गंवा दिया? और इससे पहले भी हमने देखा है, कभी किसान, कभी नौजवान, कभी सीए एनआरसी, तो कभी किसी और बहाने। मुद्दे तो कई आए, लेकिन विपक्ष ही बटा नजर आया। बातचीत करने के लिए आज मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद फैज खान, संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। रुद्र प्रताप सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल में फैज खान आपसे समझना चाहता हूं, जो पूरी रूपरेखा आपने देखी उसमें विपक्ष की भूमिका जो आपने देखी, मैं आज उस पर बात नहीं करा कि क्या हुआ नहीं हुआ, अराजक तत्वों ने क्या किया, या फिर पाकिस्तान से किसने क्या मैसेज किया, बांग्लादेश से किसने क्या मैसेज किया। मैं यहाँ विपक्ष की भूमिका समझना चाह रहा हूँ। मेरे विचार से विवेक भाई, पहले तो आपने इस शो के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हमारा विवेक जिंदा है और हमारा नाश कभी हो नहीं सकता। ये देश जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। बहरहाल आपने पहले कह दिया वो पाकिस्तान से क्या मदद आ रही है, बांग्लादेश से क्या खाना आ रहा है, उस पर चर्चा नहीं करनी। हमको अपने विपक्षी दलों की बातों पर चर्चा करनी। देखिए, पेपर लीक मुद्दे को लेकर सबसे संवेदनशील सरकार अब तक की रही और सबसे संवेदनशील प्रधानमंत्री अब तक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में थी और जिन राज्यों में सत्ता में अभी भी है वहां पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कोई ठोस विशेष कानून नहीं बनाया गया। पेपर लीक के अपराधी उस समय के अभी भी घूम रहे हैं और उस समय के भर्ती हुए डॉक्टर्स आज भी हैं और इसके सारे प्रमाण मौजूद है। लेकिन ये जो लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना, 5 से 10 साल की सजा, ये अभूतपूर्व कदम है पेपर लीक को रोकने के लिए।
तो इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। इसके पहले की अन्य किसी भी सरकारों ने ये काम नहीं किया। इसके अलावा आप सारा विषय जो मैं तैयारी करके आया था वो सारी चीजें आप बता चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, सोनम वांगचुक जी का ये समाप्त कर दिया उन्होंने अनशन, लोक परीक्षा अधिनियम आया, तो विपक्ष को अब कोई कहीं मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये फिर से क्षमा चाहूंगा, तोड़फोड़ की राजनीति, छात्रों को भड़काने की राजनीति, विदेशों से फंड प्राप्त करने की राजनीति, और खामखा देश को बार बार ये कहना कि देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा। तो ये तो बहुत अफसोसजनक बात है। आप कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा और संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, और आपके एक बड़े नेता ये कह रहे हैं कि देश संसद से नहीं बल्कि सड़क से चलेगा। यानी कि चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने की, सरकार बनाने की क्षमता आप में नहीं है। तो देश के छात्रों को आप भड़का रहे हैं, लोगों को आप भड़का रहे हैं, और देश में अराजकता, पत्रकारों को आप पीट रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को पीट रहे हैं, आम जनता की आप गाड़ियों को जला रहे हैं। पुलिस वाले, रैपिड एक्शन फोर्स, अभी उनको राइट नहीं दिया गया, वो गोली चलाएं, बेचारे बंदूक पकड़े हुए मार खा रहे हैं। तो आप विपक्ष देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है, इस बात को सोचना चाहिए। चुनाव लड़िए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई। हाँ, नेपाल बांग्लादेश बनाने की हाँ, उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि नेपाल बांग्लादेश मॉडल हम लेकर आएंगे। नेपाल में क्या किया साहब, आपने संसद भवन जलाया। बांग्लादेश में आपने क्या किया, शेख हसीना के अंतः वस्त्रों की सार्वजनिक प्रदर्शनी लगाई गई, और वहां पर जो कांग्रेस की नेत्री है रेणुका जी, वो कह रही हैं कि मैं इनका समर्थन करती हूं। बांग्लादेश में तो पीएम के आवास में घुस गए थे, आगजनी कर दी थी, सामान लूट लिया था। तो आप, मैं सामान के एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूं, इस अंदर तक घुस गए थे पीएम आवास में कि शेख हसीना के अंतः वस्त्रों तक की प्रदर्शनी लगा दी, इस तरह अंदर घुस गए। तो आप कह रहे हैं जब बांग्लादेश और नेपाल मॉडल चाहिए तो आप वो करने आए थे। भाई संसद पे तो अफजल गुरु ने हमला किया था, तो संसद पे हमला करने वालों को हम क्या कहें, अफजल गुरु द्वितीय कहें क्या? तो जो अफजल गुरु का हाल हुआ था वो हाल इनका भी होगा। फिर कह रहा हूं, ये छात्र नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं, ये एंटी नेशनल एलिमेंट है, ये टुकड़े गैंग है। मैं नाम लेके कह रहा हूं, अरुंधति राय और उमर खालिद का स्टेटमेंट ऑन एयर है। आज भी आप देखें, कश्मीर भारत का भी नंग नहीं है, कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप यासीन मलिक के साथ उनकी फोटो है। ये लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए, ये टुकड़े गैंग है, इनका नीट परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। यदि होता तो नीट और दूसरे पेपर लीक को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो ठोस कदम उठाया है, आप उसकी तारीफ करते, ना कि विरोध करते। तो आप अपनी राजनीतिक कुंठा को पूरा करने के लिए, अपनी सत्ता तक पहुंचने की इच्छा को पूरा करने के लिए आप इस देश के युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है, और बहुत जल्दी इस बात को लोग समझ भी जाएंगे। सूर्यमती जी, धन्यवाद विवेक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और धन्यवाद इस प्रकार की चर्चा के लिए। और अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से अपनी बात रखी जा सकेगी। देखिए विवेक जी, ज़्यादातर बातें तो फैज भाई ने भी बता दी, आपने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो अनछुआ रह गया है। अब देखिए कि आखिर ऐसा क्या है, किस प्रकार की क्रोनोलॉजी है, किस प्रकार का मोड ऑफ ऑपरेंडी है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, कोई ना कोई इस प्रकार का शिंगूफा विपक्ष तैयार करता है और छोड़ता है। और इस बार के तो संसद के सत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल थे, चाहे वो आपका डिलिमिटेशन बिल हो जाए और चाहे वो आपका FCRA हो जाए। और मैं तो ये मानता हूं कि ये जो नीट पेपर लीक का मामला था, ये मामला मेरे हिसाब से, जब नीट पेपर की जो लीक परीक्षा थी वो रद्द हो गई, रद्द होने के बाद दोबारा से परीक्षा कंडक्ट हुई और सफलतापूर्वक वो परीक्षा कंडक्ट हुई। इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी की उसमें निगरानी के अंदर वो परीक्षा कराई गई बहुत ईमानदारी से। और पहले तो 50, 60, 70, 80, 100, इस बार तो कितने ज्यादा रैंक हासिल किए बच्चों ने, और किस मकसद क्या था, सफलता, मैं उसी पे आ रहा हूं। असली जो विषय है वो नरेंद्र मोदी जी ने ना, देश के अंदर जो कीड़े बसे हुए हैं, ये कॉकरोच, दीमक, खटमल, इनकी जो वोकल कॉर्ड है ना, जो हमारी एक होती है वोकल कॉर्ड बोलने वाली, और एक होता है हमारी जो सांस लेने वाली ब्रीदिंग कॉर्ड, उसको पकड़ लिया। वो कैसे? FCRA के माध्यम से जो बाहर से पैसा हिंदुस्तान में आता है अनारकी फैलाने के लिए, इस प्रकार के देशद्रोही जो भारत की जमीन पर खड़े होकर कहें कि इस देश के अंदर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसकी जो कुछ शर्तें हैं वो इस प्रकार की हैं कि बाहर से आप जो अगर लेंगे पैसा
तो आप आगे सबलेट नहीं कर सकते उस पैसे को, पहला। दूसरा, आप जिस काम के लिए ले रहे हैं आप उसी कॉज में लगाएंगे। आप ऐसा नहीं कि पैसा आपने ले लिया यहां पर शिक्षा के लिए और बाद में आप स्वास्थ्य के लिए लगा रहे हैं। तीसरा, कोई भी एफसीआरए जिसके पास था, वो एनजीओ अगर एफसीआरए कैंसिल होता है तो उसके जितने भी एसेट्स हैं वो सरकार टेक ओवर कर लेगी। इस प्रकार से सामाजिक कार्य चलता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर एक सबसे बड़ा दर्द, वो दर्द क्या है, जो इलीट जमात है ना, जो आप देख रहे थे अभी, अरुंधति राय जी का नाम लिया इन्होंने, उसके अलावा भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह चिल्लाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू के अंदर जितने भी ये जो है ना लाल लंगूर, वो आप ये मान लीजिए लेफ्टिस्ट लिबरल्स जो भी अपनी एनजीओज बनाते हैं, बाहर से पैसा आता है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सरकार को घरे आते हैं, हिंदुत्व को घरे आते हैं, देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं को क्यों गाली दी गई? मैं वही में क्यों गाली दी गई? ब्राह्मणों को, हिंदुओं को, मैं वही तो कहना चाहता हूं ना, आप समझो मैंने शुरुआत में क्या, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दी गई। मैं वही तो कहना चाहता हूं कि कुंठित मानसिकता के देशद्रोही लोग जो एंटी नेशनल्स थे, उन सब का जमावड़ा हो गया। अब देखिए, जैसे टीबी की बीमारी होती है, टीबी के बाद आपको वो भी हो गया, वायरल फीवर हो गया, फिर आपको एचआईवी हो गया, उसके बाद कैंसर हो गया, उसके बाद तपेदिक हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया। इस प्रकार से सारी बीमारी आपके शरीर में फैल गई। उसी प्रकार से ये जो जंतर मंतर का कार्यक्रम था, इस जंतर मंतर के कार्यक्रम के अंदर, धरने के अंदर, पहले नीट के खिलाफ, नीट लीक परीक्षा के खिलाफ चल रहा था मामला, और मैं भी सहमत हूं। देखो, मैं भी एक छात्र रहा हूं, मैंने यूपीएससी को कई बार पेपर्स दिए, 2 बार मेंस तक पहुंचा, किस्मत नहीं थी कि नहीं मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं किस प्रकार से मेहनत करता है छात्र, और वो नीट के लिए कितनी मेहनत की होगी बच्चों ने। अगर लीक होता है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये विषय केवल नीट से जुड़ा हुआ नहीं था, ये विषय था नरेंद्र मोदी जी को येन केन प्रकारेण एफसीआरए बिल पास करने से रोकना। मोदी सरकार के 12 साल हो गए, ये भी एक इंटरनेशनल एजेंडा हो सकता है सुनील कौशिक जी। कई लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, कई डीप स्टेट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात की, ये जो बात अभी मैथिल जी कह रहे थे कि हिंदुओं को गरियाना, हिंदू देवी देवताओं को गरियाना, मोदी को गाली देना, गृह मंत्री को गाली देना, शिक्षा मंत्री को गाली देना, हर एक मंत्री को गाली देना, मतलब चुन चुन कर वो चीज़ें की गई हैं जो ना तो हमारी संस्कृति है, ना हमारी विरासत है, और ना ही हम उस तरह के किसी भी एजेंडे में यकीन रखते हैं एज अ नेशनलिस्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।